हेलो साथियों, तो यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ के लिए आज मैं यहाँ पर जो है आपको टॉप 100 एमसीक्यू जो है वो सॉल्व कराने वाला हूँ। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपके ये तीनों यूनिट है पहले वाली, आप सभी को पता है इन तीनों से टोटल 30 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसको मैं 3 पार्ट में कराऊंगा। आज मैं यहाँ पर 100+ एमसीक्यू आपको जो कराऊंगा वो नॉर्मल लेवल के रहेंगे, ठीक है। कल वाली क्लास में मॉडरेट और हार्ड लेवल के रहेंगे, और इसके बाद जो तीसरी क्लास होगी उसमें और ज्यादा हार्ड और इसके अलावा न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन सभी ऐड किए जाएंगे। तो इन तीनों को अच्छे से आपको देखना है कि क्वेश्चन, क्योंकि 30 नंबर की तैयारी यहीं से आपकी केवल होने वाली है, ठीक है। और आप सभी को मैंने बता रखा है, जिन्होंने भी ये कोर्स ले रखा है, आप सभी लोग यहाँ पर जो है ये वाला और ये वाला, इन दोनों को सबसे पहले जितना जल्दी हो सके रिवाइज कर लीजिए। 1 से 2 दिन में आप ये दोनों रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से, अगर पूरा सही से करेंगे तो। और साथ ही साथ आप इनको भी रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत मेहनत से यहाँ पर इनको तैयार किया है आप सभी के लिए। और इसको आप जितना अच्छे से रिवाइज कर लेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। और साथ ही साथ आप लोग मॉक टेस्ट देते रहिए, ठीक है। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है, अगर अभी भी चाहें तो वो 10 दिन में इससे रिवीजन कर सकते हैं अपना। इसके लिए वो एलवी क्लासेस ऐप सभी लोग इंस्टॉल कर लीजिए, और यहाँ पर आपको गवर्नमेंट एग्जाम कोर्स वाले ऑप्शन में ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम लोग टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं कम से कम समय में आपको 100+ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया कि सांख्यिकी का बहुवचन अर्थ किससे संबंधित है। तो अगर बहुवचन की बात की जाए तो आप सभी को पता है कि बहुवचन के रूप में सांख्यिकी को जो हम लोग आंकड़ों या फिर समंकों या फिर संख्यात्मक तथ्यों से होता है। बहुवचन का संबंध किससे होता है? आंकड़े हो गए, समंक हो गए या संख्यात्मक तथ्य हो गए, ठीक है। तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सांख्यिकी का एक वचन अर्थ, वैसे तो एक वचन के रूप में आप बता सकते हैं यहाँ पर सांख्यिकी को, सांख्यिकी विधियां या फिर वैज्ञानिक विधियों की बात होती है। एक वचन में जो है सांख्यिकी विधियां या वैज्ञानिक विधियों के बारे में बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप एक वचन को इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि सांख्यिकी में जो है आंकड़ों का संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और व्याख्या ये किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आंकड़ों का संग्रहण ये प्रथम अवस्था होती है इसकी, प्रस्तुतिकरण दूसरी अवस्था होती है, विश्लेषण अगली अवस्था होती है, और फिर यहाँ पर व्याख्या होती है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका निर्वचन होता है। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है यहाँ पर कि सांख्यिकी जो है सामान्यतः किसका अध्ययन करती है? केवल अनुमान का, केवल व्यक्तिगत अनुभव का, केवल एक पृथक तथ्य का, तथ्यों के समूह का। आप सभी को पता है कि सांख्यिकी जो है ये केवल और केवल जो है तथ्यों के समूह का अध्ययन करती है। कोई भी एकल संख्या जो है यानी कि व्यक्तिगत इकाई जो है सांख्यिकी नहीं कहलाएगा। अगला यहाँ पर कह रहा है कि गुणात्मक तथ्य सांख्यिकी अध्ययन के योग्य कब बनते हैं? गुणात्मक तथ्य, आप सभी को पता है कि सांख्यिकी में जो है वो गुणात्मक तथ्यों का जो है यहाँ पर निर्धारण नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो है गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन करने के लिए उन्हें पहले जो है संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाएगा। जो भी यहाँ पर गुणात्मक तथ्य होंगे उन्हें जो है संख्यात्मक रूप में या फिर कोई ना कोई रैंक प्रोवाइड की जाएगी, उसके बाद जो है उनका जो है सांख्यिकी में अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि सांख्यिकी नियमों के बारे में सही कथन कौन सा है? सांख्यिकी नियमों के बारे में जो है सही कथन कौन सा है? तो याद रखिएगा, सांख्यिकी के जो नियम होते हैं ये केवल और केवल औसतन या फिर दीर्घकाल में ही सत्य होते हैं। जो सांख्यिकी के नियम होते हैं या तो औसत रूप में सत्य होते हैं या फिर दीर्घकाल रूप में सत्य होते हैं, ठीक है। सांख्यिकी अकेले जो है वो किसी बात को निश्चित रूप से सिद्ध नहीं कर सकती है। तो याद रखिएगा, सांख्यिकी जो है दो समूहों की तुलना कर सकती है, औसत का निर्धारण भी कर सकती है, आंकड़ों का सारणीकरण भी कर सकती है, लेकिन कार्य कारण संबंध जो है इसे सिद्ध नहीं कर सकती है सांख्यिकी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि सांख्यिकी अनुसंधान की प्रारंभिक अवस्था क्या है? तो सांख्यिकी अनुसंधान की पहली अवस्था अभी मैंने बताया था क्या है? आंकड़ों का संग्रहण। इसके बाद क्या होता है? वर्गीकरण या फिर सारणीकरण बोल सकते हैं, फिर प्रस्तुतिकरण होता है, विश्लेषण होता है, निर्वचन होता है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सांख्यिकी कार्य की उचित क्रमबद्धता। अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर सांख्यिकी में क्या होता है? संग्रहण यानी कि कलेक्शन किया जाता है डेटा का, फिर उसका क्लासिफिकेशन या फिर प्रस्तुतिकरण होता है यानी कि वर्गीकरण या प्रेजेंटेशन होता है, फिर इसके बाद क्या होता है? विश्लेषण होता है, और फिर इसके बाद व्याख्या। तो इसका विकल्प नंबर डी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ये सांख्यिकी के क्षेत्र का सामान्य अनुप्रयोग नहीं है? देखिए यहाँ पर सांख्यिकी के अनुप्रयोग की बात की जाए तो अर्थशास्त्र में भी इसका उपयोग होता है, लोक प्रशासन में भी होता है, व्यवसाय में भी होता है, लेकिन बिना मापन के ज्योतिष भविष्यवाणी इसमें जो है सांख्यिकी का कोई अनुप्रयोग नहीं है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि यहाँ पर सार्थक सांख्यिकी तुलना के लिए आंकड़ों में
कौन सी विशेषता होना आवश्यक है? तो सांख्यिकी में तुलना के लिए हमेशा याद रखिएगा, आंकड़े जो है वो समरूप और तुलनीय होने चाहिए, यानी कि आंकड़ों में समरूपता और साथ ही साथ तुलनीयता होनी चाहिए। ठीक है। अगला कह रहा है कि पक्षपाती नमूने से प्राप्त निष्कर्ष सामान्यतः कैसे होंगे? देखिए किसकी बात हुई है, पक्षपाती नमूने की बात हुई है। तो पक्षपाती नमूने से प्राप्त निष्कर्ष जो है हमेशा भ्रामक और अविश्वसनीय होंगे। कैसे होंगे? भ्रामक और अविश्वसनीय होंगे। ठीक है। अगला कह रहा है कि किसी पूर्व निर्धारित निष्कर्ष को सही दिखाने के लिए सुविधाजनक औसत चुनना क्या कहलाया गया? यानी कि यहाँ पर जो है पहले से निर्धारित किसी निष्कर्ष को आपको सही दिखाना है, तो उसके लिए यहाँ पर सुविधाजनक औसत चुनना क्या कहलाएगा? इसे बोलते हैं, याद रखिएगा, यहाँ पर सांख्यिकी का दुरुपयोग। क्या बोला जाएगा? मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि ग्राफ में ऊर्ध्वाधर अक्ष को शून्य से बहुत ऊपर से शुरू करने का संभावित प्रभाव क्या है? जो ग्राफ बनाते हैं आप लोग, उसमें जो आपका ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है, अगर इसको शून्य से बहुत ऊपर से शुरू किया जाए तो संभावित प्रभाव क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसमें जो छोटे अंतर होंगे वो भी आपको बहुत बड़े दिखाई देंगे। जो छोटे अंतर होंगे वो अत्यधिक क्या होंगे? बड़े दिखाई देंगे। ठीक है। अगला कह रहा है कि सांख्यिकी पर अविश्वास का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? तो याद रखिएगा, आंकड़ों की गलत व्याख्या और दुरुपयोग, ये जो है सांख्यिकी पर अविश्वास का प्रमुख कारण माना जाता है। अगला कह रहा है कि सांख्यिकी का कौन सा कार्य जो है वो विशाल आंकड़ों को संक्षिप्त और बोधगम्य बनाता है? कौन सा ऐसा कार्य है जो विशाल आंकड़ों को संक्षिप्त यानी कि उसको छोटा और बोधगम्य यानी कि समझने योग्य बना देता है? तो याद रखिएगा, संक्षेपण और प्रस्तुतिकरण। क्या होगा यहाँ पर? संक्षेपण और प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है कि किसी विशेष अध्ययन के लिए किसी अन्वेषक द्वारा पहली बार एकत्र किए गए आंकड़े क्या कहलाते हैं? आप सभी को पता है कि जब भी कोई डेटा पहली बार एकत्र किया जाता है तो ये क्या कहलाता है? प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा पहले से एकत्रित किए गए आंकड़े क्या कहलाते हैं? इन्हें बोलते हैं द्वितीयक आंकड़े। क्या बोला जाता है? द्वितीयक आंकड़े बोला जाता है। अगला यहाँ पर देखिए कह रहा है कि समष्टि की प्रत्येक इकाई से सूचना लेने की पद्धति क्या कहलाती है? ध्यान दीजिए क्या बोला गया है, समष्टि की प्रत्येक इकाई से। तो जब भी यहाँ पर प्रत्येक इकाई से सूचना ली जाएगी तो इससे क्या बोला जाएगा? इसे बोलते हैं जनगणना पद्धति। क्योंकि जनगणना पद्धति में क्या होता है, जो भी समष्टि है, जो भी पॉपुलेशन है, उसकी प्रत्येक इकाई से सूचना प्राप्त की जाती है। ठीक है। तो ये कौन सा होगा? सेंसस मेथड यानी कि जनगणना पद्धति होगी। अगला कह रहा है कि समष्टि के प्रतिनिधि भाग का अध्ययन करने की पद्धति क्या है? जो समष्टि के प्रतिनिधि हैं, इसके भाग का अध्ययन, आप सभी को पता है, जो भी पॉपुलेशन होती है, जो भी समग्र है, अगर उसके आप एक छोटे से भाग की यहाँ पर जो है अध्ययन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उससे बोला जाता है यहाँ पर नमूना पद्धति यानी कि सैंपलिंग मेथड बोलते हैं। आपने यहाँ पर इस पूरे भाग का एक छोटा सा सैंपल लेकर उसका अध्ययन किया तो इसे बोलते हैं नमूना पद्धति या सैंपलिंग मेथड बोला जाता है। अगला कह रहा है कि प्रश्नावली और अनुसूची में प्रमुख अंतर क्या है? तो अगर मैं यहाँ पर प्रश्नावली और अनुसूची में प्रमुख अंतर की बात करूं तो याद रखिएगा, प्रश्नावली जो होती है ये उत्तरदाता द्वारा भरी जाती है। प्रश्नावली क्या होती है? उत्तरदाता के द्वारा भरी जाती है। लेकिन जो अनुसूची होती है इसे प्रगणक भरता है। कौन भरता है? प्रगणक भरता है। तो ये याद रखिएगा, प्रश्नावली जो है शिक्षित लोगों के लिए डाक द्वारा भेजी जाती है। ठीक है। और यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलने का चांस जो है बहुत ही कम होता है प्रश्नावली में। लेकिन अनुसूची जो होती है ये प्रगणक के द्वारा भरी जाती है, यानी कि ये सूचना क्षेत्र में खुद जाकर वहां पर जो है सूचक से पूछकर जानकारी भरता है और यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलने के चांस 100% लगभग होते हैं। ठीक है। अगला कह रहा है कि व्यक्तिगत साक्षात्कार और अवलोकन पद्धति से, यहाँ पर पद्धति के संबंध में कौन सा कथन सही है? व्यक्तिगत साक्षात्कार मतलब आप इंटरव्यू ले रहे हैं, किसी से कोई जानकारी पूछ रहे हैं। अवलोकन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को देख कर कोई चीज बताना। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प नंबर सी आप देखिए क्या दिया गया है कि साक्षात्कार में उत्तर पूछे जाते हैं, यानी कि इंटरव्यू में जो है उत्तर पूछे जाते हैं। और अवलोकन में क्या होता है? व्यवहार और घटना देखी जाती है, यानी कि वहां पर आप देख कर निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है। अगला कह रहा है कि किसी कंपनी के अपने बिक्री अभिलेख किस प्रकार के द्वितीयक आंकड़े होते हैं? आप सभी को पता है, जब भी कोई कंपनी होगी उसके जो भी बिक्री के डेटा होंगे वो क्या कहलाएंगे? वो उस कंपनी के आंतरिक आंकड़े कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आंतरिक आंकड़े कहलाएंगे। क्योंकि ये जो है कंपनी की बिक्री के लेख है तो ये जो है उस कंपनी के लिए आंतरिक आंकड़े कहलाएंगे। ठीक है। इसके अलावा देखिए अगला कह रहा है कि निम्न में से प्रकाशित तथा
अप्रकाशित द्वितीयक स्रोत का सही युग्म कौन सा है। यहाँ पर कह रहा है कि अवलोकन प्रश्नावली, ये आप सभी को पता है कि ये आपकी जो है किसकी है, ये यहाँ पर जो है आपके प्राथमिक स्रोत की है, यानी कि प्राइमरी डेटा के लिए है। अगला कह रहा है कि सरकारी रिपोर्ट और कार्यालय निजी अभिलेख, ये सही हो जाएगा क्योंकि ये जब भी कोई सरकारी रिपोर्ट आती है तो वो द्वितीयक स्रोत ही होते हैं। इसके अलावा जब भी आप कोई प्रयोग या नमूना करेंगे तो वो भी आपको वहां से जो है प्राइमरी डेटा प्राप्त होगा। व्यक्तिगत साक्षात्कार या जनगणना की बात होगी तो वो भी आपका प्राइमरी डेटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि लिंग, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता के आधार पर वर्गीकरण क्या कहलाता है। तो आप सभी को पता है कि लिंग साक्षरता के आधार पर वर्गीकरण का मतलब गुणात्मक वर्गीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गुणात्मक वर्गीकरण कहलाएगा। जब यहाँ पर आय, आयु और अंक के आधार पर जो है वर्गीकरण किया जाएगा तो इसे बोलेंगे परिमाणात्मक या फिर संख्यात्मक वर्गीकरण। क्या बोलेंगे? परिमाणात्मक बोल सकते हैं या फिर मात्रात्मक बोला जा सकता है या संख्यात्मक वर्गीकरण आप बोल सकते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है वर्षों या फिर समय अवधियों के अनुसार आंकड़ों की व्यवस्था क्या कहलाती है। जब समय की बात होगी तो समय के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? कालानुक्रमिक वर्गीकरण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कालानुक्रमिक वर्गीकरण का प्रयोग किया जाता है। अगला कह रहा है कि राज्य, जिला, देश के आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण क्या कहलाता है। तो यहाँ पर राज्य, जिला या देश के आधार पर जब वर्गीकरण किया जाता है तो इसे यहाँ पर भौगोलिक वर्गीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौगोलिक वर्गीकरण बोला जाता है। अगला कह रहा है कि परिवार में बच्चों की संख्या किस प्रकार का चर है। तो परिवार में जो बच्चों की संख्या होती है ये आपका विच्छिन्न चर, देखिए विच्छिन्न चर या इसे आप बोल सकते हैं खंडित चर। क्या बोला जाएगा? खंडित चर। तो ये याद रखिएगा, इसे आप विच्छिन्न चर बोल सकते हैं, यहाँ पर खंडित चर बोल सकते हैं या डिस्क्रीट वेरिएबल बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ये हमेशा एक पूर्णांक होगा। क्या होगा? हमेशा यहाँ पर ये जो संख्या होगी वो एक पूर्णांक होगी। बच्चों की संख्या क्या होगी? या तो आप 1 बोल सकते हैं, 3 बोल सकते हैं, 5, 10 कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन बच्चों की संख्या पॉइंट में नहीं बता सकते हैं कि 3.5 बच्चे हैं, ये 4.5 बच्चे हैं। ठीक है, तो बच्चों की संख्या हो गई वो हमेशा एक पूर्णांक में होगी। तो यहाँ पर जो पूर्णांक होते हैं वो आपके खंडित चर या विच्छिन्न चर या फिर डिस्क्रीट वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि ऊंचाई या भार जो है ये किस प्रकार का चर है। तो अगर मैं ऊंचाई और भार की बात करूं तो इसे आप दशमलव में भी लिख सकते हैं। किसी की ऊंचाई हो सकता है 6.5 फीट हो, ठीक है, भार हो सकता है 65.5 किलोग्राम हो, ठीक है, इस तरह से हो सकता है कुछ भी। तो यहाँ पर जो है इनको आप दशमलव में भी लिख सकते हैं। तो ये कहलाते हैं आपके सतत चर यानी कि कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, सतत चर क्या होते हैं, खंडित चर क्या होते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि कच्चे आंकड़ों को आरोही या फिर अवरोही क्रम में लगाने पर प्राप्त रूप क्या कहलाता है। जब आप यहाँ पर जो भी डेटा होता है उसको आप आरोही या अवरोही क्रम में लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको यहाँ पर बोला जाता है सारणी यानी कि एरे बोलते हैं। एक प्रकार से क्या बोला जाता है? सारणी यानी कि एरे बोला जाता है। अगला कह रहा है कि आवृत्तियों की गणना करते समय 5-5 के समूह की खड़ी रेखाएं खींचने की विधि क्या कहलाती है। तो इसे बोलते हैं टैली चिन्ह। ठीक है, ये याद रखेगा। आप सभी लोगों ने यहाँ पर जब भी सांख्यिकी में गणना की जाती है आवृत्ति की तो इस तरह से 4 लाइनें बनाई जाती हैं और फिर 5वीं लाइन जो होती है वो इनको इस तरह से क्रॉस करके बनाई जाती है। ठीक है, 5 हो गए, मान लीजिए यहाँ पर संख्या 6 या 7 है तो फिर आप 2 लाइनें आगे और बना देंगे। ठीक है, इस तरह से टैली चिन्ह का यूज किया जाता है। अगला कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की निम्न सीमा 20 है और उच्च सीमा जो है वो 30 है तो वर्ग अंतराल की चौड़ाई क्या होगी। चौड़ाई निकालने के लिए हमेशा इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि 30 माइनस 20 करेंगे तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। तो ये याद रखिएगा, इसे आई से लिखते हैं, कहीं कहीं पर एच से मिल जाएगा। ठीक है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि 20 से 30 वर्ग का वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह का मतलब यहाँ पर मिड पॉइंट की बात हो रही है। ठीक है, आप मिड पॉइंट निकालने के लिए हमेशा 20 प्लस 30, सॉरी एक आपका 20 है एक 30 है तो दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना है, कुल मिला के 50/2 और भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है वर्ग चिन्ह यानी कि क्लास मार्क बोलते हैं इसे, या फिर मध्य बिंदु भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये आपका मिड पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि अपवर्जी वर्ग पद्धति में 10 से 20 वर्ग का मान जो है वो 20 कहाँ शामिल होगा। तो याद रखिएगा, जब भी आप अपवर्जी श्रेणी का प्रयोग करेंगे तो 10 से 20 यहाँ पर आप सभी को पता है ये उच्च सीमा होती है और ये निम्न सीमा होती है।
और अब अगला जो वर्ग आएगा वो अब कैसा बनेगा, आपका 20 से 30 बनेगा। मतलब इस 20 को अगले वर्ग की निम्न सीमा में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये कहां पर शामिल होगा, 20 से 30 वाले में शामिल होगा। तो यहां पर आप बता सकते हैं कि अगले वर्ग 20 से 30 में जो है इसे शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये अपवर्जी की घटना में होता है। ठीक है, समावेशी में ऐसा नहीं होता। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि समावेशी वर्ग पद्धति की सामान्य विशेषता क्या होती है। इसकी सामान्य विशेषता यही होती है कि इसमें दोनों वर्ग सीमाएं यानी कि उच्च और निम्न ये वर्ग में ही शामिल मानी जाती हैं। ठीक है, अगर कहीं पर 10 से 20 दिया गया है और समावेशी श्रेणी है तो ये दोनों जो है इसी वर्ग में शामिल होंगी। ठीक है, अगली श्रेणी जो शुरू होगी वो फिर 21 से 30 होगी। ठीक है, ये 20 फिर इसमें नहीं आएगा। तो ये होती है आपकी समावेशी श्रेणी। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि समावेशी वर्ग जो है ये 10 से 19 की वास्तविक वर्ग सीमाएं क्या हैं। यहाँ पर जो है इनकी वास्तविक वर्ग सीमाएं पूछ रहा है और ये समावेशी दी गई है। देखिए जब भी कोई समावेशी सीमा यहाँ पर सीमा दी जाए तो हमेशा जब भी आपको वास्तविक निकालना हो, ठीक है, यानी कि समावेशी को एक प्रकार से अपवर्जी में बदलना हो, तो अपवर्जी में बदलने के लिए हमेशा जो यहाँ पर इसकी लोअर लिमिट होती है, ये कौन सी होती है, ये लोअर लिमिट होती है, और ये यहाँ पर इसकी अपर लिमिट होती है। इस वाले में हमेशा आपको -1/2 करना रहेगा और इस वाले में हमेशा आपको +1/2 करना रहेगा जब समावेशी को अपवर्जी में बदलना है। तो ये याद रखिएगा। तो कुल मिला के 10 में से आप आधा घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 9.5 आ जाएगा। और 19 में अगर आप आधा जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 19.5 हो जाएगा। तो कुल मिला के विकल्प नंबर बी जो दिया गया है 9.5 से 19.5, ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि आवृत्ति वितरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो आवृत्ति वितरण होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो कच्चे आंकड़े हैं इनके वर्गों और आवृत्तियों में संक्षिप्त करना होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा कि कच्चे आंकड़ों को वर्गों और आवृत्तियों में संक्षिप्त करना जो है ये आवृत्ति वितरण का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला कह रहा है कि से कम संचयी आवृत्ति किस प्रकार प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर जब भी इससे कम संचयी आवृत्ति होगी तो वहां पर याद रखिएगा हमेशा निम्न वर्ग से ऊपर की ओर आवृत्तियां जोड़कर जो है हम लोग संचयी आवृत्ति प्राप्त करते हैं। अगला कह रहा है कि एक मार्गी तालिका किसे कहते हैं। यहाँ पर जो है आपके वन वे टेबल की बात हो रही है। तो वन वे टेबल वो होती है जिसमें केवल एक विशेषता होती है। एक विशेषता के अनुसार जब वर्गीकरण किया जाता है तो उसे वन वे टेबल या फिर एक मार्गी तालिका बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए द्विमार्गी तालिका क्या होती है, यानी कि टू वे टेबल की बात हो रही है। तो जब यहाँ पर दो विशेषताओं के अनुसार संयुक्त वर्गीकरण किया जाता है तो इसे द्विमार्गी तालिका कहते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि व्यक्तिगत आंकड़ों के अंकगणितीय माध्य का सूत्र क्या होता है। देखिए व्यक्तिगत आंकड़ों की बात हुई है तो व्यक्तिगत आंकड़ों के लिए यहाँ पर समांतर माध्य का जो सूत्र होता है वो होता है समेशन x बटे n। ठीक है, यानी कि पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए x बार बराबर समेशन x बटे n, जो पहला विकल्प दिया गया ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि 4, 6, 8 और 10 का अंक गणितीय माध्य, यानी कि आपको यहाँ पर जो है अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो सबसे पहले पदों का योग यानी कि आपको 4, 6, 8 और 10 को ऐड कर देना है। संख्या कितनी है इसकी, 4, तो भाग कर दीजिए। देखिए ये कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 20 और 8 मिलके हो जाएगा 28 बटे 4। 4 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 4 7 28। तो यहाँ पर विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है यहाँ पर कि 10 और 20 के भार क्रमशः 2 और 3 हो तो भारित माध्य क्या होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए 10 और 20 के भार आपको बताए गए हैं। यहाँ पर कितना है, 2 है और यहाँ पर 3 है। तो भारित माध्य पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर आप इस तरह से टेबल के रूप में लिख लीजिए, एक तरफ x बना लीजिए और एक तरफ w बना लीजिए। तो यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं वो आपको दी गई हैं 10 और 20। भार कितने दिए गए हैं, इसका भार दिया गया 2 और इसका भार दिया गया 3। तो सबसे पहले आप यहाँ पर निकालेंगे x इंटू डब्ल्यू, यानी कि इन दोनों का गुणा कर लीजिए। तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20। इधर गुणा करेंगे तो 20 तय हो जाएगा 60। इसके बाद देखिए यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये आएगा समेशन w। 3 2 कितना हो जाएगा, 5। इसको आप ऐड करेंगे तो ये आएगा समेशन x इंटू डब्ल्यू और ये कितना आएगा 60 20 80। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जब आप भारित माध्य ज्ञात करते हैं तो x बार w से लिख सकते हैं। ये हो जाएगा समेशन
एक्स इंटू डब्ल्यू और बट्टे में हो जाएगा समेशन डब्ल्यू। ये फार्मूला लगा दीजिए। मान रखिए देखिए यहाँ पर हो जाएगा सी और बट्टे में आ जाएगा 5। 5 से अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 छक्का 30 यानी कि 16 पंचे 80 डायरेक्ट भी काट सकते हैं आप। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर जो आपका भारित माध्य आ जाएगा। अगला देखिए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि 20 विद्यार्थियों का माध्य 50 और 30 विद्यार्थियों का माध्य 60 है, तो संयुक्त माध्य क्या होगा। यहाँ पर आपको कंबाइंड मीन बताना है और कंबाइंड मीन के लिए फॉर्मूला होता है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार और बट्टे में होता है n1 प्लस n2। ये जो है यहाँ पर फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब मान रखिए देखिए पहले संख्याएं कितनी है, 20 विद्यार्थी, इनका माध्य 50 है, तो कुल मिला के 20 गुणे 50। फिर देखिए दोबारा में 30 विद्यार्थी हैं, इनका माध्य 60 है, तो 30 गुणे 60 और टोटल हो जाएगा यहाँ पर 20 प्लस 30। तो कुल मिला के ये कितना आएगा 20 पंचे 100 या सॉरी यहाँ पर 20 पंचे 100 यानी कि ये बन जाएगा आपका 1000 गुणा करेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे तो 6 त्रिक 1800 आ जाएगा ये आपका और बट्टे में हो जाएगा 30 20 50। अब देखिए यहाँ पर जोड़ दीजिए तो 18 और 10 मिलके हो जाएगा 2800 और बट्टे में हो जाएगा 50। अब यहाँ पर आप 0 से 0 काट दीजिए, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो ध्यान दीजिए हम 25 हो जाएगा और 5 छक्का 30 हो जाएगा। कुल मिला के ये आपको कितना मिल जाएगा 56। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि अंकगणितीय माध्य से लिए गए बीजीय विचलनों का योग कितना होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का बीजगणितीय योग जो होता है हमेशा शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला कह रहा है यहाँ पर कि प्रत्येक अवलोकन में 5 जोड़ने पर नया माध्य क्या होगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो आपका माध्य होता है ये मूल बिंदु में परिवर्तन से प्रभावित होता है, यानी कि जब 5 जोड़ेंगे प्रत्येक अवलोकन में तो माध्य में भी 5 जुड़ जाएगा, यानी कि पुराना माध्य प्लस 5, ये सही हो जाएगा। ठीक है, जितना भी पहले माध्य था उसमें 5 जो है आपका ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से अगला कह रहा है कि प्रत्येक अवलोकन को 3 से गुणा करने पर नया माध्य क्या होगा। गुणे से भी प्रभावित होगा, तो जितना भी पहले वाला माध्य था उसमें 3 से जो है यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो इसका विकल्प नंबर बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप जो है वो चरम मानों से सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होता है, अंकगणितीय माध्य, ये जो है आपका सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। इसके बाद सबसे कम की बात होगी तो बहुलक और माध्यिका, ये दोनों जो है इससे कम प्रभावित होते हैं चरम मानों से, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है, तो ये यहाँ पर जो है याद रखिएगा अंकगणितीय माध्य यानी कि समांतर माध्य। ठीक है, अगला कह रहा है कि 10 मदों का गलत माध्य 25 निकाला गया। 10 मद थे जिनका गलत माध्य कितना निकाला गया 25 और 20 को यहाँ पर जो है गलती से 40 पढ़ा गया था, तो सही माध्य क्या होगा। यहाँ पर जो है आपको सही माध्य निकालना है। सही माध्य के लिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है, सही माध्य के लिए आपको जो पदों की संख्या है यानी कि n और इसके अलावा x बार जो माध्य होगा माइनस गलत संख्या और प्लस सही संख्या और बट्टे में होता है n। बस ये फार्मूला याद रखिएगा। देखिए अब n का मान कितना है 10, x बार का मान कितना है 25, 25 का गुणा 10 में कर दीजिए, सीधे सीधे मैं लिख देता हूँ 250। ठीक है, माइनस गलत संख्या क्या, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया 20 को गलती से 40 पढ़ा गया, मतलब 40 लिख दिया गया गलत संख्या। सही संख्या क्या थी 20, ये हो जाएगा बट्टे में n का मान 10, तो ये आएगा। देखिए यहाँ पर 250 है, इसमें से ये वाला 40 आप घटा दीजिए तो यहाँ पर बचेगा 210 और 210 में ये वाला 20 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 230 और बट्टे में हो जाएगा 10। 0 से 0 काट दीजिए, कितना मिल जाएगा 23। तो यहाँ पर जो है इसका विकल्प नंबर डी जो दिया गया है 23, ये सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला कह रहा है कि 5 अवलोकनों का माध्य जो है वो 12 है, 4 अवलोकनों का योग जो है यहाँ पर 50 है, तो 5वां अवलोकन क्या है। आप सभी को पता है कि समांतर माध्य बराबर होता है समेशन x मतलब पदों का योग और बटे में होता है पदों की संख्या। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या बोला गया कि 5 अवलोकनों का माध्य 12 है, मतलब आपको माध्य पता है 12 है, अवलोकन कितने हैं 5 हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया कि 4 अवलोकनों का योग, 4 का तो योग दे दिया गया आपका 50
और पांचवा आपको नहीं पता है तो सीधे सीधे पांचवा हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका आप गुणा करिए तो 12 पंचे हो जाएगा 60। यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए इधर गुणा किया तो 12 पंचे 60, ये वाला 50 इधर ले आइए तो -50 हो जाएगा बराबर में x, यानी कि x बराबर 60 से आप 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि n धनात्मक मानों के गुणोत्तर माध्य का सूत्र क्या होता है। गुणोत्तर माध्य के सूत्र की बात की जाए तो आप सभी को पता होना चाहिए, Gm बराबर x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट डॉट xn की पावर जो होता है 1/n होता है, ठीक है। तो ये गुणोत्तर माध्य का सूत्र होता है। तो यहाँ पर देखिए जो विकल्प नंबर सी में दिया गया ये सही होगा, ठीक है। ये यहाँ पर पावर में है, ठीक है, यहाँ पर जो ऐसा निशान बन गया है कंप्यूटर में टाइपिंग में, यहाँ पर ये गलत बन गया है, ठीक है। ये पावर में है 1/n, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला देखिए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि 4 और 16 का गुणोत्तर माध्य, कई बार मैंने आप सभी को बताया है, ये तो आप सभी को आ ही जाना चाहिए, ठीक है। तो ये अब आपका होमवर्क है, इसको स्वयं कर लीजिएगा क्योंकि कई बार मैंने गुणोत्तर माध्य निकालना जो है बताया है, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आंसर मैं बता देता हूं कि 8 सही होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि औसत वृद्धि दर या चक्रवृद्धि परिवर्तन के लिए कौन सा माध्य अधिक उपयुक्त होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, आपको वृद्धि ज्ञात करनी है यानी कि दर ज्ञात करनी है, चक्रवृद्धि ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो इसके लिए गुणोत्तर माध्य का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, गुणोत्तर माध्य का यूज किया जाता है। इसकी जगह पर अगर दूरी, गति, चाल, समय ज्ञात करना होता तो हरात्मक माध्य का यूज किया जाता। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर कह रहा है कि n धनात्मक मानों के हरात्मक माध्य का सूत्र क्या होता है। तो हरात्मक माध्य का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर मैं बात करूं तो n बटे समेशन 1/x, ये जो है आपका हरात्मक माध्य का सूत्र होता है, ठीक है। तो ये तो आप सभी को पता ही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए विकल्प नंबर बी में जो दिया गया है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि 2 और 4 का हरात्मक माध्य, वैसे तो दो संख्याओं के हरात्मक माध्य के लिए आप डायरेक्ट इस सूत्र का यूज कर सकते हैं, 2x1 इंटू x2 और बटे में हो जाएगा x1 प्लस x2। बस इसमें आपको मान रखना है, यहाँ पर देखिए 2 गुणे x1 का मान 2 मान लीजिए और x2 का मान आप 4 मान लीजिए, बटे में देखिए दोनों का योग है तो 2 और 4 जोड़ दीजिए 6 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 2 तिहाई 6, ये कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 दूनी 8 बटे 3। तो 8 बटे 3 आपको विकल्प सी नंबर पर दिया गया है, तो ये यहाँ पर जो है आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला कह रहा है कि समान दूरी अलग अलग चाल से तय करने पर औसत चाल के लिए कौन सा माध्य उपयुक्त होगा। तो अभी मैंने बताया कि औसत दूरी ज्ञात करनी है, चाल ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमेशा हरात्मक माध्य का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाएगा, हरात्मक माध्य का यूज किया जाएगा। अगला कह रहा है कि समान दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की गई तो औसत चाल क्या होगी। आपको औसत चाल ज्ञात करनी है और औसत चाल के लिए अभी मैंने बताया क्या ज्ञात करना है आपको, हरात्मक माध्य। तो वही सूत्र लगा दीजिए। हरात्मक माध्य के लिए देखिए दो संख्याएं दी गई हैं, सबसे पहले 2 गुणे दोनों संख्याओं का गुणनफल, जो फार्मूला अभी लगाया था मैं दोबारा से फार्मूला नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 60 और गुणे में हो जाएगा 40 और बट्टे में इन दोनों का योग यानी कि 60 प्लस 40। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आप गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 यानी कि 120 हो जाएगा और 120 का गुणा आप इसमें करेंगे तो 12 चौको 48 और ये वाला 0 लग जाएगा। इसका यहाँ पर गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 100। अब ध्यान दीजिए 2 0 से 2 0 कट जाएंगे तो यहाँ पर हरात्मक माध्य कितना आया, 48, और हरात्मक माध्य 48 आ गया तो इसका मतलब ये आपको यहाँ पर एवरेज चाल मिल जाएगी, ठीक है, यानी कि 48 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है। तो इसका विकल्प नंबर सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये याद रखेगा, और चाल ज्ञात करनी हो, दूरी ज्ञात करनी हो, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा माध्य हम लोग निकालेंगे, हरात्मक माध्य। इसका जो मान आएगा वही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि धनात्मक आंकड़ों के लिए एम, जीएम और एचएम का सही संबंध क्या होता है। तो याद रखिएगा धनात्मक आंकड़ों के लिए जो विकल्प नंबर डी दिया गया है यानी कि एम is greater than or equal to GM is greater than or equal to HM, तो ये जो है आपका धनात्मक आंकड़ों के लिए सही हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखेगा। तो यहाँ पर आपको कंडीशन ये भी याद रखनी है, अगर सभी के सभी यहाँ पर जितने भी मान दिए गए हैं वो क्या है, समान। अगर सारे के सारे मान समान होंगे
तो आपका जो एम होता है वो बराबर होता है जीएम के, बराबर होता है एचएम के। और अगर सभी के सभी मान जो है वो असमान है तो यहाँ पर याद रखिएगा कि एम बड़ा होता है जीएम से और जीएम बड़ा होता है फिर यहाँ पर एचएम से। ठीक है, ये कंडीशन याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि 3, 5, 7, 9 और 11 की माध्यिका क्या होगी। तो माध्यिका के लिए आप सभी को पता है कि सबसे पहले हम लोग संख्याओं को क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही या फिर अवरोही। लेकिन यहाँ पर तो पहले से ही ध्यान दीजिए आरोही क्रम में लिखा है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 11 है। ठीक है, तो यहाँ पर माध्यिका के लिए देखिए 2 पद इधर छोड़ दीजिए, 2 पद इधर, सीधे सीधे ये माध्यिका हो जाएगी। कहीं पर कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत है ही नहीं। जब भी विषम पद दिए जाएं तो सीधे सीधे इस तरह से आप यहाँ पर माध्यिका डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला यहाँ पर फिर दिया गया आपको कि 2 दिया गया, 4 दिया गया, 6 दिया गया, 8 दिया गया और कह रहा है कि इसकी माध्यिका बताओ। पिछली बार वाले में क्या था, पदों की संख्या सेम थी तो हम लोगों ने डायरेक्ट निकाल लिया था। लेकिन जब पदों की संख्या समान हो जाए तो क्या करिए, इधर से छोड़ दीजिए और इधर से छोड़ दीजिए, जो बीच वाले लास्ट के 2 बचेंगे, हमेशा मान लीजिए यहाँ पर तो 4 ही थे और अंक दिए गए होते तो इस तरह से सारे लिख लेते, दोनों तरफ क्या बराबर बराबर। ठीक है, और लास्ट वाले दोनों को क्या करेंगे, आप ऐड करके 2 से भाग कर दीजिए, तो 6, 4, 10 बटे 2 बराबर में 5, ये यहाँ पर आपको माध्यिका मिल जाएगी। तो ये याद रखिएगा, इस क्रम में यहाँ पर माध्यिका आप ज्ञात कर सकते हैं चाहे जितने पद दिए गए हों। तो अगर समान होगी संख्या यानी कि यहाँ पर सम संख्या होगी तो आप ये यूज करिए डायरेक्ट, जो भी लास्ट में बीच में बचे बस उन दोनों को जोड़ करके भाग कर दीजिए। और अगर विषम है तब तो डायरेक्ट ही मिल जाएगा आपको मान। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहा है कि चरम मानों की उपस्थिति में कौन सा औसत जो है वो अधिक स्थिर रहता है। चरम मानों की उपस्थिति में जो है कौन सा ऐसा औसत है जो सबसे ज्यादा स्थिर रहता है। तो सबसे ज्यादा स्थिर तो यहाँ पर कौन सा रहेगा, तो याद रखिएगा माध्यिका अभी मैंने बताया था कि चरम मानों से सबसे ज्यादा जो आपका प्रभावित होता है वो कौन सा होता है, अंकगणितीय माध्य यानी कि एम जो है आपका सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। और अगर एम प्रभावित हो रहा है तो संयुक्त माध्य और भारित माध्य ये दोनों प्रभावित होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर माध्यिका जो है ये सबसे ज्यादा स्थिर रहेगा। ठीक है, इसकी जगह पे बहुलक होता तो भी सही हो जाता। अगला कह रहा है कि खुले सिरों वाले वर्ग अंतरालों में केंद्रीय प्रवृत्ति के लिए कौन सा माप अधिक उपयुक्त होता है। तो याद रखिएगा, खुले सिरे वाली अगर कोई छड़ी है तो उसका ना तो आप हरात्मक माध्य ज्ञात कर सकते हैं, ना तो आप अर्थमेटिक मीन यानी कि अंकगणितीय माध्य ज्ञात कर सकते हैं और ना ही गुणोत्तर माध्य। उसका आप केवल माध्यिका और बहुलक जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर भी विकल्प नंबर सी आपका जो है सही हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि समूहित सतत श्रेणी में माध्यिका का सही सूत्र कौन सा है। तो यहाँ पर आपको माध्यिका का सही सूत्र बताना है। तो कि माध्यिका का सूत्र जो होता है m बराबर l प्लस यहाँ पर होता है आपका n/2 माइनस संचयी बारंबारता बट्टे में होता है f यानी कि आवृत्ति और गुणे में h। आप चाहे तो h लिख दीजिए, कहीं कहीं पर आपको i मिल जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर आपका ये l प्लस n/2 माइनस CF बट्टे में आपका f और n2 में दिया गया है h। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि समूहित आंकड़ों में माध्यिका वर्ग कैसे पहचाना जाता है। यहाँ पर जो समूहित वर्ग होता है इसमें माध्यिका वर्ग कैसे पहचाना जाता है। तो माध्यिका वर्ग के लिए आपको याद रखना है जिसकी भी आवृत्ति पहली बार n/2 के बराबर या उससे अधिक होगी। ठीक है, जो भी यहाँ पर आप n/2 निकालेंगे तो n/2 का मान आपको चेक करना है यहाँ पर किसके, जो आपकी संचयी आवृत्ति दी जाएगी इसके बराबर होना चाहिए या फिर मान इससे अधिक होना चाहिए। तो उसी वाले वर्ग को हम लोग माध्यिका वर्ग मान लेते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहा है यहाँ पर कि 2, 3, 3, 4, 5 का बहुलक क्या है। बहुलक आप सभी को पता होना चाहिए कि जो अंक जितना अधिक बार आएगा वही बहुलक कहलाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए 3, 3 ये 2 बार आया है तो यही क्या हो जाएगा, आपका बहुलक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी आवृत्ति जो है वो सबसे ज्यादा है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि समूहित आवृत्ति वितरण में बहुलक वर्ग कौन सा होता है। बहुलक वर्ग जो है यहाँ पर कौन सा होता है, तो याद रखिएगा सर्वाधिक आवृत्ति वाला जो वर्ग होता है यानी कि जिस वर्ग की आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी वही यहाँ पर क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जिस वर्ग की आवृत्ति सबसे ज्यादा रहती है वही यहाँ पर क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग कहलाता है। अगला कह रहा है कि समूहित सतत श्रेणी में बहुलक का सही सूत्र क्या है। तो बहुलक के लिए याद रखिएगा z बराबर या फिर मोड बराबर आप लिख सकते हैं l प्लस सूत्र होता है आपका f1 माइनस f0 बट्टे में होता है 2 f1 माइनस
F0 माइनस F2 और इनटू में हो जाएगा H। ठीक है, तो ये जो है आपका बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, जो पहला विकल्प दिया गया मोड बराबर L प्लस F1 माइनस F0 और बटे में हो जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे में हो जाएगा H। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर जो है इस तरीके से यूज किया जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, दिया गया है कि मध्यम रूप से विषम वितरण में माध्य, माध्यिका और बहुलक, कुल मिला के आपको इन तीनों में संबंध बताना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मोड बराबर जो है क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। ठीक है, यानी कि इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Z बराबर 3 मीडियन माइनस 2 माध्य। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि यदि माध्य 20 है और माध्यिका 22 है तो यहाँ पर बहुलक क्या होगा। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, Z बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, इसमें मान रखिए, देखिए यहाँ पर माध्यिका कितनी है 22, 22 का गुणा आप 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। मैं सीधे गुणा करके लिख दे रहा हूँ। ठीक है, माइनस यहाँ पर देखिए 20 है, 20 का गुणा आप इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब ये आएगा 6, 6 से 4 घटा दीजिए 2, तो कुल मिला के विकल्प नंबर बी जो दिया गया है 26, ये आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि जूते के सबसे अधिक बिकने वाले आकार को जानने के लिए कौन सा औसत जो है सबसे उपयोगी होता है। देखिए, जूते के सबसे अधिक बिकने वाले आकार को अगर जानना है तो इसके लिए आपको बहुलक चेक करना होगा, क्योंकि जिस नंबर की आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी यानी कि वही यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा बिकेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या चेक करना होगा, इसके लिए आपको यहाँ पर बहुलक चेक करना होगा। अगला कह रहा है कि परास का सूत्र क्या होता है। परास का सूत्र क्या होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि रेंज ज्ञात करने के लिए आपको जो है R बराबर लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू का प्रयोग करते हैं। लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं पर ऐसा भी मिल जाएगा, एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। ठीक है, तो ये इस प्रकार से भी रेंज को लिख सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर कह रहा है कि 5, 9, 12 और 18 की परास क्या है, यानी कि आपको इसकी रेंज बतानी है। तो रेंज के लिए अभी मैंने बताया कि आपको मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 18, मिनिमम वैल्यू कितनी है 5। 18 में से 5 आप घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 13। तो 13 यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहा है कि यदि सबसे बड़ा मान 20 और सबसे छोटा मान 10 है तो परास गुणांक क्या होगा। अब याद रखिएगा, यहाँ पर जो है अब आपको कोफिशिएंट ऑफ रेंज ज्ञात करनी है। तो इसके लिए परास का सूत्र क्या होता है, देखिए L माइनस एस और L प्लस एस, मतलब लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू, इन दोनों का अंतर और इन दोनों का योग। तो सबसे पहले देखिए, बड़ा मान कितना है 20 और ये 30, तो सॉरी 20 और 10 इतना हो जाएगा। फिर 20 प्लस 10, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप इसमें माइनस यूज करना है यहाँ पर। ठीक है, मैंने प्लस लगा दिया है। तो यहाँ पर 20 माइनस 10, अब आप इसको घटाएंगे तो 20 से 10 जाएगा, 10 बचेगा और 20 10 मिलके कितना हो जाएगा 30। 0 से 0 काट दीजिए, सीधे सीधे 1/3। तो पहला विकल्प यहाँ पर जो दिया गया आपका 1/3, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि परास की प्रमुख सीमा क्या होती है। परास की जो है प्रमुख सीमा क्या है, तो यह जो है सभी मानों का उपयोग करता है, बिल्कुल नहीं, ये केवल 2 मानों का उपयोग कर रहा है। यह कभी बदलता नहीं है, यह चरम मानों से अप्रभावित होता है, यह केवल 2 चरम मानों पर जो है आधारित होता है। तो ये इसकी एक प्रकार की सीमा है कि ये जो है केवल और केवल 2 चरम मानों पर जो है आधारित होता है, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम पर। ठीक है, तो यही इसकी सीमा है, ये सभी मानों का उपयोग नहीं कर पाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहा है कि चतुर्थक विचलन यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन का सूत्र क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर चतुर्थक विचलन यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन की बात करूं तो क्वार्टाइल डेविएशन का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है Q3 माइनस Q1/2। ठीक है, यानी कि विकल्प नंबर डी में आपको दिया गया है, तो ये यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है कि यदि Q1 बराबर 20 है, Q3 बराबर 40 है, तो चतुर्थक विचलन क्या होगा। जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, क्वार्टाइल डेविएशन बराबर क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला क्या बताया था, Q3 माइनस Q1, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। ठीक है, 40 माइनस 20 और बट्टे में 2, तो यहाँ पर 40 से 20 घटा देंगे तो 20/2 यानी कि कितना आ जाएगा 10। यहाँ पर विकल्प नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। देखिए, मैंने क्वेश्चन इस प्रकार से बनाए हैं कि तुरंत साथ ही साथ आपको ये पता चल जाए कि न्यूमेरिकल आएगा तो किस तरह से आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहा है कि यदि Q1 का मान 20 है,
Q3 का मान 40 है, तो चतुर्थक विचलन का गुणांक ज्ञात कीजिए। अब की बार यहाँ पर जो है इसका डेविएशन ज्ञात करना है, तो जब डेविएशन ज्ञात करना होगा तो फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 और बटे में होता है फिर Q3 प्लस Q1। ठीक है, क्योंकि अब आपको चतुर्थक विचलन का गुणांक ज्ञात करना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 40 माइनस 20 और बटे में हो जाएगा 40 प्लस 20। 40 से 20 घटा देंगे तो 20 आएगा और जोड़ देंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो 20 टाइम 60 यानी कि 1/3। यहाँ पर विकल्प नंबर बी जो दिया गया है 1/3, ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि अंतर चतुर्थक परास क्या है। तो अंतर चतुर्थक परास जिसे इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1 जो है इसी को बोलते हैं अंतर चतुर्थक परास यानी कि इंटर क्वार्टाइल रेंज बोला जाता है। अगला कह रहा है कि माध्य विचलन किस पर आधारित होता है। माध्य विचलन यानी कि जो मीन डेविएशन होता है आपका, ये किस पर आधारित होता है। तो मीन डेविएशन किस पर आधारित होता है, इसके लिए फार्मूला पता होना चाहिए। तो अगर मैं मीन डेविएशन की बात करूं तो फार्मूला याद रखिएगा 1/n समेशन एक्स माइनस यहाँ पर होता है ए, ये फॉर्मूला होता है। अब ए का मतलब यहाँ पर क्या है, इस ए का मतलब आपका माध्य हो सकता है, माध्यिका हो सकता है या फिर बहुलक हो सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा यहाँ पर क्या बताया गया कि किसी केंद्रीय मान से निरपेक्ष विचलनों के जो औसत होते हैं, यहाँ पर ये निरपेक्ष मान बनेगा, इसी का जो औसत होगा यही आपका मीन डेविएशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि निरपेक्ष विचलनों का योग जो है वो किस केंद्रीय मान के बारे में न्यूनतम होता है। निरपेक्ष विचलनों का जो योग है यानी कि समेशन, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो x माइनस, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, a, ये किसके लिए जो है यहाँ पर बोल रहा है मिनिमम होता है। तो मिनिमम जो होता है जब आप a की जगह पर m यानी कि माध्यिका का यूज करते हैं, तो माध्यिका लेने पर निरपेक्ष विचलनों का जो मान होता है वो सबसे कम यानी कि न्यूनतम होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जब आप a का मान माध्यिका के रूप में यूज करेंगे तो निरपेक्ष विचलनों का योग जो होगा वो न्यूनतम होगा। अगला कह रहा है कि माध्य के बारे में माध्य विचलन गुणांक क्या होता है। तो माध्य के बारे में अगर आपको यहाँ पर मीन डेविएशन निकालना है, तो मीन डेविएशन निकालने के लिए हमेशा याद रखिएगा मीन डेविएशन बटे ए। अगर आप समांतर माध्य से निकाल रहे हैं तो बटे में समांतर माध्य आएगा, माध्यिका से निकाल रहे हैं तो माध्यिका आएगी। ठीक है, जो भी यहाँ पर यूज करेंगे उसी का मान आपका यहाँ पर यूज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया गया वो समांतर माध्य के रूप में दिया गया, तो यहाँ पर मीन डेविएशन आप निकालेंगे x बार का और बटे में x बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जो भी आप यूज करेंगे a की जगह पर मैंने बताया था a का मतलब यहाँ पर कैसे है, समांतर माध्य हो सकता है, माध्यिका हो सकती है या फिर बहुलक हो सकता है। ठीक है, अगला देखिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि मानक विचलन और प्रसरण का सही संबंध क्या होता है। मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हो रही है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है आपका ये वेरिएशन का वर्गमूल होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, प्रसरण का क्या होता है, वर्गमूल। या फिर आप इससे ऐसा भी लिख सकते हैं, वेरिएंस बराबर सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो रूट वेरिएंस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहा है कि 1, 2 और 3 का जनसंख्या प्रसार यहाँ पर प्रसरण क्या होगा। तो यहाँ पर आपको 1, 2 और 3 का जो है वो प्रसरण बताना है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले प्रसरण निकालने के लिए आपको माध्य पता होना चाहिए यानी कि x बार का मान पता होना चाहिए। ठीक है, और x बार का मान निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों को ऐड करेंगे, 3, 2, 5, 1, 6 बटे में 3 से भाग करेंगे क्योंकि 3 संख्याएं हैं, तो 6 को 3 से भाग करने पर कितना आ जाएगा, 2। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले याद रखिएगा आपको निकालना है x माइनस एक्स बार। ठीक है, और x माइनस एक्स बार निकालने के लिए देखिए सबसे पहली संख्या कितनी है, 1। 1 से अगर आप यहाँ पर 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका -1। फिर 2 से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। 3 से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। ये मान आपको मिल गया। अब आपको निकालना है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इन सभी का वर्ग कर दीजिए तो ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये वाला 1 आ जाएगा। अब समेशन निकाल लीजिए, समेशन का मतलब इन सभी का योग निकाल लीजिए। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पर 2 मिल जाएगा। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि प्रसरण बराबर होता है 1/n समेशन x माइनस
एक्स बार का होल स्क्वायर। तो 1/n का मतलब 3 संख्या है तो 3 हो जाएगा, और गुणे में इसका मान हम लोगों ने निकाल लिया है 2, तो बराबर में आ जाएगा 2/3, यानी कि विकल्प नंबर बी जो दिया गया है आपका ये सही हो जाएगा यहाँ पर 2/3। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अगला देखिए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि यदि सभी अवलोकन समान हो तो मानक विचलन कितना होगा। अगर सभी के सभी अवलोकन समान हैं तो मानक विचलन हमेशा आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये याद रखिएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन जीरो। क्यों? क्योंकि देखिए जब सभी के सभी अवलोकन समान है तो यहाँ पर जब x माइनस एक्स बार करेंगे तो यही जीरो हो जाएगा, और जब इसका मान जीरो आ जाएगा तो वैसे भी यहाँ पर जो है मानक विचलन जो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा वो आपका शून्य हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि व्यक्तिगत आंकड़ों के प्रसरण का संक्षिप्त सूत्र कौन सा है। व्यक्तिगत आंकड़ों के प्रसरण का जो है आपसे यहाँ पर संक्षिप्त सूत्र पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो संक्षिप्त सूत्र होता है वो होता है सिग्मा स्क्वायर बराबर समेशन एक्स स्क्वायर बट्टे एन, और माइनस में होता है आपका एक्स बार स्क्वायर। ऐसा भी मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रसरण है यानी कि वेरिएंस है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इतना मान आपका आ जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर ए में आपको यही फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रसरण हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि प्रत्येक अवलोकन में समान स्थिरांक जोड़ने पर मानक विचलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखिएगा मानक विचलन जो है आपका मूल बिंदु के पैमाने, मूल बिंदु में परिवर्तन से पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। मतलब कोई भी चीज जोड़िए, कोई भी चीज घटाइए, मानक विचलन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप बता सकते हैं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ पर जो है मानक विचलन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक अवलोकन को 4 से गुणा करने पर मानक विचलन और प्रसरण कैसे बदलेंगे। तो यहां पर याद रखिएगा जब 4 से गुणा किया जाएगा तो यहां पर जो है मानक विचलन और प्रसरण की बात की जाए। देखिए अब पहले तो फॉर्मूला इसके लिए जरूरी है। अगर मैं मानक विचलन की बात करूं तो मानक विचलन को हम लोग किससे लिखते हैं, सिग्मा से लिखते हैं। प्रसरण को किससे लिखते हैं, वेरिएंस से लिखते हैं। और फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि वेरिएंस बराबर जो है सिग्मा स्क्वायर होता है, सिग्मा स्क्वायर होता है। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर आप अवलोकन को 4 से गुणा करेंगे तो 4 से गुणा करेंगे तो जो यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन होगा आपका नया, सॉरी, जो यहाँ पर नया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पहले अगर मान लीजिए सिग्मा था तो अब इसमें 4 से गुणा हो जाएगा। कितने से गुणा हो जाएगा, 4 से गुणा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर वेरिएंस की बात करूं तो वेरिएंस क्या होता है, देखिए सिग्मा स्क्वायर होता है, मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे तो फिर ये जो बढ़ेगा ये आपका 16 गुना बढ़ेगा। ठीक है, तो ये याद रखेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो आपका दिया गया, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन 4 गुना और प्रसरण 16 गुना, जो विकल्प नंबर ए में दिया गया ये सही हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन 4 गुना और प्रसरण जो होगा वो 16 गुना बढ़ेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि यदि x का माध्य 10 और प्रसरण यहाँ पर 9 है तो जो है ये मान जो दिया गया है तो y का माध्य और प्रसरण क्या होगा। यहाँ पर आपसे y का माध्य और प्रसरण जो है वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है अगर हम लोग y का माध्य निकालें, देखिए 2 गुणे यहाँ से आप x का मान आप यही वाला रख दीजिए, कितना है 10, और प्लस में हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 2 दहम 20 प्लस 5 बराबर 25। तो यहाँ से जो हम लोग y का जो माध्य निकालेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने x का माध्य रख दिया और यहाँ से हम लोगों ने y का माध्य निकाल लिया, तो y का माध्य कितना आ गया, 25 आ गया। और कह रहा है कि प्रसरण क्या होगा, आपको यहाँ पर प्रसरण निकालना है। तो प्रसरण के लिए आपको वेरिएंस ऑफ y यूज करेंगे, ठीक है, और वेरिएंस ऑफ y यूज करेंगे तो याद रखिएगा प्रसरण निकालने के लिए क्या यूज किया जाएगा, यहाँ पर जो है प्रसरण पहले दिया कितना गया था 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 गुणे, अब देखिए यहाँ पर जो माध्य था इसमें कितने से गुणा किया गया था, यहाँ पर जो है आपका 2 से गुणा किया गया था, तो इसलिए यहाँ पर 2 के स्क्वायर से गुणा हो जाएगा। तो कुल मिला के ये आएगा 4 गुणे 9 बराबर में हो जाएगा 36। कुल मिला के जो माध्य आएगा वो 25 आएगा और जो प्रसरण आएगा वो 36 आएगा। तो यहाँ पर विकल्प नंबर सी जो है आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि विचरण गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का सूत्र क्या होता है। तो इसका जो सूत्र होता है याद रखिएगा सीवी बराबर सिग्मा बट्टे एक्स बार गुणे 100, ऐसे लिखते हैं इसको, सिग्मा बट्टे एक्स बार
गुणे 100, ये जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का सूत्र हो जाएगा, यानी कि विचरण गुणांक का सूत्र हो जाएगा। अगला कह रहा है कि यदि माध्य 50 और मानक विचलन 5 है तो विचरण गुणांक क्या होगा। जो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया आपको, माध्य दिया गया, मानक विचलन, तो मानक विचलन हो जाएगा 5, माध्य कितना हो जाएगा 50 और गुणे में हो जाएगा 100। मैंने दोबारा से फार्मूला नहीं लिखा, फार्मूला अभी मैंने आपको बताया ये वाला, ठीक है, यही है। तो मानक विचलन का मान रख दिया और यहाँ पर क्या मान रख दिया गया आपका, माध्य रख दिया गया, ठीक है। अब इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो देखिए 50 दूना 100 और 2 का गुणा 5 में कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 10%, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका मान मिल जाएगा 10%, इस तरीके से इतना हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि दो श्रेणियों में से अधिक संगति किसकी मानी जाएगी। तो याद रखिएगा, जिसका भी CV यहाँ पर कम होगा, यानी कि जिसका भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम होगा, उसकी संगति जो है वो अधिक मानी जाएगी, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि यदि श्रेणी A का माध्य 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है और श्रेणी बी का माध्य 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है, तो अधिक संगत कौन है। चलिए दोनों के CV ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले CV ज्ञात करेंगे ए वाले का। तो देखिए इसका माध्य कितना है 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 4। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन बट्टे में हो जाएगा माध्य और गुणे में हो जाएगा 100, ठीक है, इतना हो जाएगा। और जो दूसरा वाला है बी, उसके लिए भी आपको ज्ञात करना है CV बी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 7.5 और यहाँ पर माध्य कितना है 50 और गुणे में कितना हो जाएगा 100। तो अब ध्यान दीजिए, इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो सीधे सीधे 2 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 75 दूना 150, यानी कि ये आप गुणा करेंगे यहाँ पर तो कितना बन जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 दहम 40 और 10 से इसको भाग करेंगे तो 10। तो CV A का मान जो आएगा वो 10 आएगा। तो कुल मिला के CV A जो है वो कम है किससे, यहाँ पर बी वाले से। और आपको पता है जिसका भी CV कम होता है वो अधिक संगत होता है। तो ए का कम है, इसका मतलब श्रेणी ए जो है यहाँ पर ये ज्यादा संगत होगी। जो श्रेणी ए दी गई है ये यहाँ पर ज्यादा संगत हो जाएगी, ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि पूर्णतः सममित वितरण में कौन सा कथन सही होता है। तो अगर पूर्णतः सममित वितरण होता है तो उस स्थिति में याद रखेगा कि माध्य जो होता है वो माध्यिका और बहुलक के बराबर होता है और विषमता जो होती है वो शून्य होती है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। यहाँ पर क्या बताया मैंने कि अगर पूर्णतः सममित है तो उस स्थिति में आपका माध्य जो है यानी कि समांतर माध्य हो गया, माध्यिका हो गई और इसके अलावा बहुलक हो गया, ये तीनों बराबर होते हैं और विषमता जो होती है वो 0 होती है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि धनात्मक रूप से विषम वितरण में सामान्यतः क्रम क्या होता है। अब की बार धनात्मक की बात हुई है तो धनात्मक वितरण में हमेशा जो है यहाँ पर माध्य आपका ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है माध्य, फिर इससे कम माध्यिका और सबसे कम क्या होता है बहुलक। तो इसका विकल्प नंबर डी यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि ऋणात्मक रूप से विषम वितरण में सामान्य क्रम क्या होता है। ऋणात्मक रूप से विषम बोल रहा है आपकी बात, तो ऋणात्मक रूप से जब भी विषम होगा तो इस स्थिति में हमेशा बहुलक ज्यादा होता है, बहुलक ज्यादा होता है माध्यिका से और माध्यिका ज्यादा होती है माध्य से, यानी कि इसका विकल्प नंबर सी यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक कौन सा है। तो कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक जो होता है आपको जो पहले विकल्प में दिया गया है मीन माइनस मोड बटे स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, ये याद रखिएगा। कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक मीन यानी कि माध्य आप ऐसे लिख सकते हैं, मोड यानी कि z हो जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा। या फिर आप इसका दूसरा सूत्र लिख सकते हैं जहां पर इसकी जगह पर आप यूज कर सकते हैं 3 माध्य माइनस माध्यिका और बटे में होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर इसको आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है, अच्छे से। तो ये आपको पढ़ना है। इसके बाद देखिए, अगला कह रहा है कि बहुलक स्पष्ट न होने पर कार्ल पियर्सन विषमता गुणांक का वैकल्पिक सूत्र, जो अभी मैंने दूसरा वाला बता दिया है। देखिए जो दूसरा वाला बताया गया इसमें बहुलक कहीं नहीं दिया गया, यहाँ पर क्या था बहुलक था, इसमें बहुलक नहीं। तो जब बहुलक नहीं पता होगा तो ये दूसरा वाला फॉर्मूला आपका बन जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जो दिया गया विकल्प नंबर डी में 3 मीन माइनस मीडियन बटे स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पर फॉर्मूला जो है आपका सही हो जाएगा फिर, ठीक है, ये आपको याद रखना है दोनों। अगला कह रहा है बाउली का विषमता गुणांक कौन सा है। तो बाउली का जो विषमता गुणांक होता है वो याद रखिएगा, यहाँ पर जो है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं एस के
बी से कहीं कहीं पर जे से भी मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। Q3 हो जाएगा प्लस Q1 हो जाएगा -2 माध्यिका और बटे में होता है Q3 माइनस Q1। ये फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर विकल्प नंबर जो सी में दिया गया आपका, ये सही हो जाएगा बाउली के विषमता गुणांक का, ठीक है। इस तरीके से आप इसको करेंगे। अगला कह रहा है कि कुर्टोसिस के माप में बीटा 2 के आधार पर सही वर्गीकरण कौन सा है। तो अगर बीटा 2 जीरो है तो क्या होता है, मेसोकर्टिक होता है, यहाँ पर बताया गया है। बीटा 2 यहाँ पर अगर जीरो है तो मेसोकर्टिक, लेकिन आगे बताया गया बीटा 2 इज ग्रेटर देन जीरो तो प्लेटोकर्टिक, ये गलत है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो ये दिया गया तीनों कंडीशन, देखिए अगर बीटा 2 का मान 3 के बराबर है तो मेसोकर्टिक होगा, बीटा 2 3 से ज्यादा है तो लेप्टोकर्टिक होगा, और बीटा 2 3 से कम है तो प्लेटिकर्टिक हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि अतिरिक्त कुर्टोसिस यानी कि गामा 2 जो है इसका सूत्र मेसोकर्टिक मान क्या होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि गामा 2 बराबर होता है बीटा 2 माइनस 3, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए ये विकल्प नंबर बी में दिया गया है आपको, ठीक है। गामा 2 बराबर बीटा 2 माइनस 3 और मेसोकर्टिक के लिए जीरो, सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लिख दिया गया हाँ, मेसोकर्टिक के लिए जो गामा 2 है आपका वो जीरो आएगा, ठीक है। जब बीटा 2 आपका 3 के बराबर होगा तभी यहाँ पर गामा का मान जीरो आएगा, तो ये कंडीशन सही है, ठीक है। विकल्प नंबर बी जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज मैंने यहाँ पर जो है टॉप 100 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं पहले चैप्टर के। कल की क्लास में मैं इससे ज्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन जो है वो लेने वाला हूं, ठीक है। तो क्लास बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप सभी लोगों के लिए जो रिवीजन नोट्स आपको दिए गए इनसे आप अच्छे से रिवीजन करते रहिए, ठीक है। अगर नहीं ज्वाइन किया है तो अभी भी 10-5 दिन का समय है, आप इसको कम समय में सबसे जल्दी रिवाइज कर पाएंगे अच्छे से। धन्यवाद।